topic is first, that is the acceleration due to the gravity. स्मॉल g क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। उसके बाद है आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है केपलर्स लॉ। तीनों केपलर्स लॉ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और मास एंड वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट, इसको समझिए और इसको कॉपी में नोट कीजिए। ओके, पूरा कवर कंप्लीट कीजिए। Acceleration due to gravity. Acceleration due to the gravity is defined as uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of the earth. Gravitational force of the earth के कारण, ध्यान दीजिए, एक ऐसा फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब जिस पर सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू द अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्लियर? एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से नहीं करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैपिटल G जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और स्मॉल g जो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता है। और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है लगभग अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जी की फार्मूला फाइंड करने के लिए हम सपोज करते हैं, सपोज ए बॉडी ऑफ मास m is placed on the earth of mass capital M and the radius कैपिटल R। सपोज किया हमने कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वह अर्थ पर जो है, अर्थ का जिसका मास हमने सपोज किया कैपिटल M है और रेडियस R पर, जिसका अर्थ का रेडियस R है, रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज गिवन बाय F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू R अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर केप्ट ऑन द अर्थ, जिसके ऊपर अर्थ का फोर्स लग रहा है, और अर्थ का जो रेडियस है दैट विल बी r। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m इंटू m अपॉन R स्क्वायर। बट बाय द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, force exerted by the earth produced an acceleration on the body and this will be equal to F is equal to m into a, or we will put here F is equal to m into g। a की जगह हमने g प्रयोग किया है कि F is equal to m into g। g is the acceleration due to the gravity, that is both are the forces and both are the forces applied by the earth, clear, on an object, then both are the equal, दोनों को अगर हम इक्वल कर दें, then mg is equal to capital G m upon R स्क्वायर, या स्मॉल g is equal to, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, g m upon R स्क्वायर। दैट इज एन इम्पोर्टेंट फार्मूला, यह आपको प्रूव करने के लिए भी आता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होता है ये भी पूछता है, वो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से
आप समझ सकते हैं कि ये अर्थ है, इसका सेंटर ये है, इसका मास m है, यहां से यह पॉइंट जो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है डिस्टेंस r है। तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करके F और G, F इस फार्मूले से F इजिकल टू m इंटू ए, ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में भी आपने देखा था। तो ये दोनों से हमने स्मॉल g की वैल्यू निकाल दी और इसका यूनिट देख लीजिए, ये आपका कांस्टेंट है, m मास है, तो मास को हम या तो मास जो है किलोग्राम में लिखा जाता है, और ये डिस्टेंस है r स्क्वायर, ये डिस्टेंस r स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर किन बातों पर ये डिपेंड करता है ये हम थोड़ा सा समझेंगे। और आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स विच एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिपेंड, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जैसे आपने फार्मूला देखा F इजिकल टू एम ए से हमने mg कर दिया था, या F इजिकल टू GM अपन आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये g की वैल्यू निकली GM अपन आर स्क्वायर। तो g किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये जो है ये तो कांस्टेंट है कैपिटल G, और ये आपका कैपिटल M है, दैट इज डायरेक्टली प्रपोज, ये मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर जो रखा हुआ है, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यही दो चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टेंस वेरी होगा तो आपका जी भी वेरी हो जाएगा, और डिस्टेंस का m वेरी होगा तो जी भी। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी स्मॉल g is directly proportional to the mass of the earth, and second, the inversely proportional to the square of the radius of the earth, square of the radius of the earth, ये इसके स्क्वायर के ये दोनों के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर अर्थ से ऊपर जाएंगे तभी जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है, और अर्थ से नीचे जाएंगे तो सरफेस से नीचे जाएंगे मतलब अर्थ के अंदर जाएंगे तब क्या होगा, और अर्थ पे रहेंगे तब जी की वैल्यू में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, मतलब इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे इसका मतलब कि r बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। r में ये जितना डिस्टेंस यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से अगर यहाँ तक r है, अब यहाँ तक गए तो ये डिस्टेंस जो भी बढ़ जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जब बढ़ेगा तो g की वैल्यू, ये इनवर्स रिलेशन है, तो जैसे ही ये बढ़ेगा g की वैल्यू कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन कहते हैं इसको। और अगर मान लीजिए इस सरफेस से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो r में जितना आएंगे उतना कम हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से हमने मेजर किया हुआ है। तो जब ये कम होगा तो g की वैल्यू जो है अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको r के ऊपर है, और सरफेस के ऊपर तो जितना है वो दिया ही है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे आपको। अब यहाँ पर एक पोर्शन आपको दिया हुआ है बुक में, हालांकि यह 9th में अक्सर पूछा नहीं जाता है, लेकिन बुक में है, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, वो है केपलर्स लॉ। अब केपलर्स लॉ क्या है, हम सिंपल वर्ड में आपको समझा रहे हैं, पहले समझिए कि जॉन्स केपलर गेव द फॉलोइंग 3 लॉज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लेनेट। मतलब जब प्लेनेट जो है, आपको जैसे हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही यह हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। जितने भी प्लेनेट हैं सन से बंधे हुए रहते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर वो मूव करते हैं।
अगर वो फिक्स डिस्टेंस पर ना करें तो क्या होगा, हमारा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यह एक अपना फिक्स ऑर्बिट पे चारों तरफ सन के प्लेनेट रिवॉल्व करता है। तो फर्स्ट लॉ उसी पेस पर है कि ईच प्लेनेट मूव अराउंड द सन in the elliptical orbit with the sun at once the foci of the orbit। इलिप्टिकल ऑर्बिट बिल्कुल जो है सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होता है, थोड़ा सा देखिए ये चपटा इधर ज्यादा हो जाता है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर ये हमारा सेंटर है तो ये कम हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ भी कम हो जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये जो है आपका ये पॉइंट जो है, जो बीच का सेंटर पॉइंट है, उसको कहते हैं फोकी। ओके, तो ईच प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वंस ऑफ द फोकी ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर? यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, बीच में जो पॉइंट आता है उसको फोकी कहते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कहने का क्या है, जैसे हमने बताया है, इसको समझाया है कि लेट ए प्लेनेट मूव्स फ्रॉम द पोजीशन ए टू बी। एक प्लेनेट जो है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वह जो है इस पॉइंट पर भी आएगा। तो ये जो वो यहां से यहां तक मान लीजिए टी टाइम में जाता है ए से बी तक, तो प्लेनेट मूव्स फ्रॉम द पोजीशन ए टू बी इन टाइम टी एंड देन इट मूव्स फ्रॉम द पोजीशन एक्स टू पोजीशन वाई इन द सेम टाइम टी। उसी समय टी में वह ए से बी तक जाता है और वही एक्स से वाई तक जाता है। तो यहाँ ये सन को अगर एस मान ले तो ये जितना एरिया एक्वायर करता है, कितना, ये एस है ए बी और यहाँ पर एस एक्स वाई, ये दोनों जो एरिया होगा वो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया। इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो लॉ, इस लॉ के अनुसार ये जो शिफ्ट आउट एरिया है वो इस शिफ्ट आउट एरिया के बराबर होगा। क्लियर? एंड थर्ड लॉ है, इसको कहते हैं पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट ए टू कंप्लीट ए रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये तो इलिप्टिकल ऑर्बिट जैसे मैंने बताया, ये ऑर्बिट जो सर्कुलर नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पर चपटा होता है, तो ये डिस्टेंस सेंटर से कम हो जाता है दोनों, और ये वाला डिस्टेंस जो होता है बड़ा होता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट ए to complete a revolution around the sun is directly proportional to the, ध्यान दीजिएगा इसके पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या, स्क्वायर ऑफ द टाइम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्यूब ऑफ सेमी मेजर मतलब ये आपका यहां से यहां तक जो भी सन से जो प्लेनेट है उनका जो डिस्टेंस है उसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। अगर इसको आर लिखें और जो टाइम पीरियड है उसको टी लें, तो दैट सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट टी स्क्वायर टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ओके, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, या अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट आर क्यू, और टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, कांस्टेंट। तो यही उन्होंने बताया कि टी क्यू
टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू का जो रेशियो होता है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों बातें। अब है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अलग से दिया हुआ है, मास एंड वेट में क्या है, क्या डिफरेंस है। हम सब एक जैसे समझते हैं लेकिन मास और वेट में बहुत अंतर होता है। मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी चीजों से मिल करके बनता है ना, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। तो उन सब का जो डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द, क्वांटिटी कितनी है उनकी, उसको डिफाइन किया जाता है मास से। सिंस मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ द inertia of the body, so the mass is also known as the inertial mass. इस मास को हम inertial mass भी कहते हैं। I hope that you will be understand, खूब अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद the unit of mass is kilogram, kg। मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, kg। ओके, देन वेट, वेट क्या होता है ये देखिए, यहां पर वेट क्या होता है, वेट द वेट द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्ट बाय द अर्थ इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। वह फोर्स जिसके कारण विच द बॉडी इज अट्रैक्ट, जो बॉडी को खींचता है अपने तरफ, बाय द अर्थ, है ना, अर्थ जिस फोर्स से, जितने फोर्स से किसी बॉडी को अपने तरफ खींचता है, इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी, उसी को हम उसका वेट कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम डिफरेंस के रूप में लेंगे तो शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, मास ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये मास कहीं भी ले जाओगे ऑब्जेक्ट का तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है, निश्चित रहता है। लेकिन आपको मालूम है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो फिक्स है, लेकिन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वो वेरी होती है। तो जी, वेट ऑफ द बॉडी इज चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। ये जी की वैल्यू जो है चेंज होने के कारण वेट भी चेंज होता है, क्योंकि वेट को हम mg लिखते हैं। ओके, सेकेंड, मास ऑफ द बॉडी इज नेवर जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जीरो हो ही नहीं सकता। बट वेट ऑफ द बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसका वेट जीरो हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। मास इज मेजर्ड इन केजी बट वेट इज मेजर्ड इन केजी वेट और न्यूटन। न्यूटन में मेजर करते हैं हम इसको। मास मेजर्ड बाय द बीम बैलेंस, तराजू पर मेजर किया जाता है, लेकिन वेट मेजर्ड वेइंग मशीन के ऊपर स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है, जो कि अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता, थोड़ा ऊपर ही रहता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ओके, इतना समझिए पहले।